बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी फर्स्ट ईयर में हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है बायोलॉजी एंड सर्विसेज टू मैनकाइंड। हमने इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लिया था अपनी आसानी के लिए। एक तो हमने कहा कि बायोलॉजी किस तरह से सर्व करती है मैनकाइंड को थ्रू इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन, और उसके लिए हमने मुख्तलिफ मैथडोलॉजीज़ देखी थी किस तरह से बायोलॉजी ने हेल्प की है इंसान की फॉर द मोर एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ फूड सो दैट ह्यूमन बीइंग ऑन द फेस ऑफ अर्थ कैन बी फेड। उसके लिए हमने देखा कि देयर इज़ इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटीज़, डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटीज़ ऑफ वीट, राइस, कॉर्न, चिक, फिश, बफलोज एंड काउज एक्सेट्रा। उन सब की जो नई नई वैरायटीज़ हैं वो, और फिर हमने टिश्यू कल्चर टेक्निक्स, क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, हाइड्रोपोनिक्स, ये सारा हमने कल डिस्कस किया था। जो सेकंड हाफ है इस टॉपिक का, बायोलॉजी एंड सर्विसेज टू मैनकाइंड, ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है इसमें से अगरचे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे, मैं साथ साथ आपको बताऊंगा, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये ज़रूर आपको आ सकता है कि डिज़ीज़ कंट्रोल में बायोलॉजी किस तरह से इंसान की खिदमत सर अंजाम देती है, इंसान को किस तरह से बेहतर करती है, हाउ इट हेल्प्स इन द कंट्रोल ऑफ डिजीज़। सो हाउ बायोलॉजिकल नॉलेज हेल्प ह्यूमन बीइंग टू कंट्रोल द डिजीज़। आपको पता है जो बीमारियां हैं ज़मीन के ऊपर इंसानों के लिए ख़ास तौर पे, अगरचे उसके डोमेस्टिक प्लांट्स और एनिमल के लिए भी जो डिजीज़ हैं दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग की अपनी डिजीज़ हैं और जो मुख्तलिफ़ किस्म की एपिडेमिक्स हैं और जो पेंडेमिक है, जैसे अभी आजकल आप बहुत बात करते हैं कोरोना की, उसको कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजी ने बेतहाशा खिदमत अंजाम दी हैं। और बायोलॉजिकल नॉलेज की वजह से इंसान आज बहुत बेहतर सिविक फैसिलिटीज़ भी रखता है और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी रखता है बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल नॉलेज। तो डिज़ीज़ कंट्रोल के हवाले से हमने इस टॉपिक को फर्दर 3 सब कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया है। हमने कहा किस किस तरह से डिज़ीज़ कंट्रोल हो सकती हैं। नंबर 1, प्रिवेंटिव मेजर्स, बचाव के क्या इक़दामात लिए जा सकते हैं, यानी बायोलॉजी हमें मदद करती है इंसानों को कि किस तरह से हम बायोलॉजी की मदद से बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स, एहतियाती तदाबीर क्या है। प्रिवेंटिव मेजर्स में ये जो टॉपिक है किस तरह से डिजीज़ कंट्रोल किया जा सकता है बाय प्रिवेंटिव मेजर्स, इट इज़ एक्चुअली द अवेयरनेस एंड एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टू ऑल द ह्यूमन बीइंग अबाउट एनी काइंड ऑफ डिजीज़ और जर्म्स। अब इंसान ने बायोलॉजी की मदद से, आपको पता है जो पास्टुलेट, कॉच पास्टुलेट हैं, जर्म थ्योरी जो है उसकी अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि उस जर्म थ्योरी के बाद ही हमें पता चला है एक्सक्यूज मी, कि किस तरह से हर बीमारी के पीछे कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई ना कोई कॉजल एजेंट है। उस कॉजल एजेंट से हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, कौन से तरीके हैं जिससे हमें बीमारी लगे ही ना, वो इन्फॉर्मेशन हमें बायोलॉजी ने दी है। मिसाल के तौर पे एड्स के बारे में जो फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि एड्स है वो किस तरह से फैलता है जी। रेज़र, जो एड्स के पेशेंट का रेज़र अगर कोई दूसरा हेल्दी पर्सन इस्तेमाल कर लेगा उसको लग सकता है। सिरिंज, अगर जो इंजेक्ट करने के लिए जो सिरिंज होती है वो अगर लोगों को इस्तेमाल की जाएगी, कोई भी प्रिकिंग चीज़ जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। इवन जो ब्रशेज़ हैं पेशेंट की, अगर कोई हेल्दी शख्स इस्तेमाल करता है एड्स के पेशेंट के, तो उसको ये वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। इसी तरह से हेपेटाइटिस की बात होती है, किस तरह से सलाइवा के ज़रिए से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए से, और किस तरह से सिरिंजेस और रेज़र्स वगैरह के ज़रिए से ये बीमारियाँ ट्रांसमिट होती हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है। इसी तरह से डेंगू फीवर की बात है, इसी तरह से मलेरिया की बात है। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि ये बीमारी किस तरह से ट्रांसमिट करती है फ्रॉम ए डिजीज्ड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। तो अगर हम उस मच्छर के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, एनोफिल्स के ऊपर, और जो डेंगू मच्छर है जिसको हम जो है ना वो टाइगर मस्कीटो भी कहते हैं, डेंगू मच्छर जो है, उसकी
मदद से ट्रांसमिट होती है, तो अगर हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो हम इस डिज़ीज़ से अवॉइड कर जाते हैं। आजकल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोरोना के बारे में अवेयरनेस है। दुनिया भर की जो गवर्नमेंट्स हैं, दे आर गिविंग एजुकेशन टू देयर पब्लिक कि किस तरह से आप कोरोना से बच सकते हैं। आपको रश वाली जगह पे नहीं जाना है, आपको हाथों को सैनिटाइज़ करना है, आपने साबुन से धोना है, आपने मास्क इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं, और लॉकडाउन में रहना है, बाहर बहुत ज़्यादा नहीं घूमना, बगैर ज़रूरत बाहर नहीं जाना। ये सारी वो अवेयरनेस है, वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिससे हम इस बीमारी से अवॉइड कर सकते हैं, यानी ये बीमारी हमें हो ही ना। यानी डिज़ीज़ कंट्रोल का जो सबसे बेहतरीन और सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। और ये कब हम करेंगे? व्हेन वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट एनी डिज़ीज़, कि वो डिज़ीज़ ट्रांसमिट कैसे होती है, उसका पैथोजन क्या है, उसका लाइफ साइकिल किस तरह से है। ऑल दिस इज़ प्रिवेंटिव मेजर्स। जो सेकेंड स्टेप है टू कंट्रोल द डिजीज़, दैट इज़ वेरी ग्रेट स्टेप, वैक्सीनेशन, जिसको हम शॉट्स भी कहते हैं या इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। आपको पता है यूं ही हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, छोटे जो इन्फेंट्स हैं, उनको हम पोलियो के, मीज़ल्स के, मम्प्स के, वुपिंग कफ के और बहुत सारी डिजीज़ हैं। इवन आजकल जो है ना वो हेपेटाइटिस की वैक्सीन और दूसरे इवन इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन भी जो है वो लोगों को लगाई जाती है। तो ये सारा किस लिए? ताकि जो वैक्सीन है, इसको पहले भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा कि वैक्सीन एक्चुअली है क्या। ये अटेन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मुर्दा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कमज़ोर किए हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी प्रोडक्ट्स हम एक हेल्दी इंसान की बॉडी में दाखिल करते हैं। इससे हेल्दी इंसान को किसी किस्म की कोई बीमारी तो नहीं होती, लेकिन वो मरे हुए, कमज़ोर किए हुए या उन जरासीम की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंसान की बॉडी को प्रोवोक कर देती हैं टू फाइट अगेंस्ट सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी किसी इंसान में एक ख़ास किस्म की वैक्सीन दाखिल करने का मतलब यह है कि नाउ फॉर लाइफ और फॉर स्पेसिफिक पीरियड वो इंसान जो है वो इस बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त गेन कर गया है और ये पैथोजन अब उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। ये आपको पता है 1796 में एडवर्ड जेनर ने ये मेथड डिस्कवर किया था और कवपॉक्स लियन से उसने कुछ मटेरियल लेके कुछ एक 8 साल का बच्चा था उसमें इन्फेक्ट किया था। ये सारी डिटेल हम चैप्टर नंबर 6 में जाके एडवर्ड जेनर के हवाले से इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन की बात हम दोबारा से करेंगे इन चैप्टर नंबर 6। लेकिन यहाँ पे ये बात समझनी ज़रूरी है कि डिज़ीज़ कंट्रोल के लिए जो पहला मेथड है दैट इज़ प्रिवेंटिव मेजर्स, अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन टू अवॉइड द डिज़ीज़, सारे वो मेथड इख्तियार करना, एजुकेट करना लोगों को। दूसरा है वैक्सीनेट करना। आपको पता है दुनिया ये क्लेम करती है, बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्लेम करते हैं कि दे हैव इरेडिकेट पोलियो बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। अगरचे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर भी अभी पोलियो के केसेस मौजूद हैं, लेकिन बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ पोलियो को थ्रू द वैक्सीनेशन प्रोसेस। उसके बाद हम बात करते हैं ड्रग ट्रीटमेंट्स की। पहले हमने बात की कि कोई ऐसी तदाबीर की जाएं, ऐसे इक़दामात लिए जाएं ताकि बीमारी हो ही ना, और बीमारी ना हो उसके लिए ये 2 इक़दामात लिए जा सकते हैं। एक तो प्रिवेंटिव मेजर्स, बीमारियों से बचा जाए, बीमारी के जो वेक्टर्स हैं, जो बीमारी ट्रांसमिट करने वाली चीज़ें हैं उनसे बचा जाए। दूसरा वैक्सीनेशन हासिल की जाए, वैक्सीन जो है वो ली जाए। तीसरा जो मेथड है, अब ये वो मेथड है कि जब अब डिज़ीज़ हो गई है तो अब क्या तरीक़ाकार है। डिज़ीज़ हो गई है तो उसके लिए फिर हम ये मुख्तलिफ जो है ना वो तरीक़ाकार अपनाते हैं। अगर कोई शख्स बीमार हो गया है बिकॉज ऑफ एनी पैथोजन, तो उसके लिए सबसे पहले तो ड्रग ट्रीटमेंट है। ड्रग ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, देयर आर वेरियस एंटीबायोटिक्स, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं विच कैन किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको किल कर सकते हैं। आपको पता है जितनी भी ये डिजीज़ हैं, नमूनिया है, टाइफाइड है, डाइसेंट्री है और दूसरे बहुत से डायरिया वगैरह के लिए हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ फंगल डिजीज़ होती हैं उनके लिए भी हम एंटी फंगल डिजीज़ या एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल डिजीज़ ड्रग्स इस्तेमाल कर लेते हैं
एंटीबायोटिक वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। दे आर एंटीबायोटिक एंड दे आर ऑब्टेन्ड जनरली फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे आपको पता है कि सबसे पहला एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन है, विच वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, यानी जो फंगस है उससे हासिल किया गया। दूसरा जो तरीका है बीमारी हो गई, कुछ बीमारियां ऐसी हैं विच आर हेरिडिटरी डिजीज़, और उसके लिए हम जीन थेरापी का तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं। हेरिडिटरी डिजीज़ होती हैं, वालदैन से बच्चों में मुंतकिल हो जाती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, और इस तरह के दूसरे बहुत सारी कुछ लोग कहते हैं जो डायबिटीज़ है, दैट इज़ आल्सो इन हेरिडिटरी डिजीज़। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जीन थेरापी करते हैं। जीन थेरापी का मतलब क्या है? जीन थेरापी का मतलब है कि सपोज़ दिस इज़ अ DNA और यहाँ पे एक जीन ऐसा है विच इज़ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। ये जीन जो है ये मेल फंक्शनिंग जीन है। ये जीन जो है ये इतना हिस्सा जो DNA का है किसी इंसान का, दैट इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल। ये तो या तो सही काम नहीं कर रहा है या गलत काम कर रहा है, या फिर ये नॉन फंक्शनल हो गया किसी वजह से। तो इसको यहाँ से निकाल कर इसकी जगह पे बिल्कुल सही वाला जो जीन है उसको दाखिल करने का नाम जीन थेरापी है। अब इसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा और इस जीन को यहाँ पे इंसर्ट करके अब ये सारे जीन जो हैं दे विल बी फंक्शनल एंड गुड जीन्स। तो इस तरीके से बहुत सारी डिजीज़ जो हैं उसका इलाज किया जा रहा है। जैसे जो है ना वो कुछ ब्लड कैंसर जो है, लकीमिया वगैरह, उसके लिए जीन थेरापी की जा रही है। कुछ और डिजीज़ भी हैं उनके लिए जीन थेरापी की जाती है। देन देयर इज़ कीमोथेरापी। कीमोथेरापी में क्या किया जाता है, ये जो मेथड है इट इज़ यूज्ड फॉर कैंसर। ये कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है कीमोथेरापी का मेथड। और कीमोथेरापी का जो मेथड है ये बोन कैंसर या ब्रेन या ब्रेस्ट कैंसर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके लिए इसको जो है ना वो ब्लड कैंसर वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मस्टर्ड गैस, जिसको थायोटिपा या हेक्सा मिथाइल अमाइन, इस तरह के मुख्तलिफ केमिकल्स हैं विच आर गिवन ऑरली आर थ्रू द इंजेक्शन, जो इंजेक्शन के ज़रिए से या ऑरली दिए जाते हैं और इनके ज़रिए से कैंसरियस सेल्स को किल किया जाता है। इसको हम कहते हैं कीमोथेरापी। सो इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी कैंसर केमिकल्स इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट सो दैट वी मे किल द कैंसर सेल्स। उसके बाद है रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी के लिए कौन कौन सी जो रेज़ हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं? एक्स रेज़ हैं, या फिर गैमा रेज़ हैं, या फिर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं विच आर यूज्ड टू किल द कैंसर सेल्स, जिनको कैंसर सेल्स के को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बोन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर या ब्रेस्ट कैंसर को रिमूव करने के लिए, उस कैंसरियस सेल्स को ख़त्म करने के लिए हम ये रेडियोथेरापी करते हैं। बाकी पूरी बॉडी को कवर कर दिया जाता है। जो स्पेसिफिक कैंसरियस पार्ट होता है उसके ऊपर ये एक्सरेज और गैमा रेज जो है उनको बम्बार्ड किया जाता है सो दैट कैंसरियस सेल में बी किल्ड, ताकि कैंसरियस सेल जो है वो किल किए जा सके। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जीन थेरापी, इट इज़ एक्चुअली यू मे से थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से इट इज़ एक्चुअली removal of the bad gene and insertion of the good gene in the genome of an organism या human being के बारे में अगर हम बात करें। कीमोथेरापी जो है ये क्या है? It is administration of some anti-cancer chemicals like mustard gas which can kill the cancerous cells, and radiotherapy is bombardment of X-rays, gamma rays or charged particles on specific cancerous part of the body to kill the cancer cell, that is called रेडियोथेरापी। और इसको स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद ये कीमोथेरापी भी और रेडियोथेरापी के लिए भी पेशेंट को 10 दिन के, 15 दिन के, 13 दिन के वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कितने वक्फे के साथ इसको ये थेरापीज देनी है। इसके अलावा डिजीज़ कंट्रोल के लिए और बेहतर से बेहतर सेहत हासिल करने के लिए इंसानों की और जानवरों की और डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स की बायोलॉजिकल नॉलेज ने हमें
एक तरीक़ेकार दिया है क्लोनिंग का। इसको, ये हमारा अगला टॉपिक है, इसके ऊपर पूरी एक बहस होगी क्लोनिंग क्या किस तरह से की जाती है। और फिर हमें बायोलॉजिकल नॉलेज ये भी बताता है कि किस तरह से हमने अपनी इन्वायरमेंट को, अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है और अपनी इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं होने देना, अपनी इन्वायरमेंट को ऐसा रखना है ताकि ह्यूमन बीइंग और इसके डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स और एनिमल दे कैन लिव हैप्पीली ऑन द फेस ऑफ अर्थ। सो माय डियर्स, आज जो हमारा लेसन था दैट वाज अबाउट the services of mankind in controlling the diseases, in maintaining the health of the human being। तो हमने कहा ये 3 तरीक़ों से किया जा सकता है। इसके 3 सब हेडिंग होंगे। सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, एहतियाती तदाबीर हैं, और एहतियाती तदाबीर ज़ाहिर है हमें बायोलॉजी के नॉलेज से ही पता चलती हैं कि किस बीमारी का कौन सा पैथोजन है और उस पैथोजन से कैसे बचा जा सकता है। उसके अलावा वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन है, इसको शॉर्ट्स भी कहते हैं। एडवर्ड जेनर ने ये तरीक़ेकार इख्तियार किया है जिसमें हम मरे हुए, कमज़ोर किए हुए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कोई सी प्रोडक्ट्स बॉडी में दाखिल करते हैं हेल्दी इंडिविजुअल की, सो दैट ही और शी मे बिकम इम्यून फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। फिर अगर हम कहते हैं कि अगर डिज़ीज़ हो जाए तो फिर उसके लिए हम ड्रग ट्रीटमेंट करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ, आपको पता है बेशुमार फार्मास्यूटिकल्स हैं, कंपनीज़ हैं विच प्रिपेयर मेडिसिन फॉर डिफरेंट डिजीज़। फिर हमने कहा जो हेरिडिटरी डिजीज़ हैं उनके लिए हम जीन थेरापी का जो है ना वो तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं, जबकि कैंसर के लिए 2 मेथड इख्तियार किए जाते हैं। वन इज़ द कीमोथेरापी एंड अदर इज़ रेडियोथेरापी। अच्छा, ये तो थे मुख्तलिफ 3 मेथड, लेकिन अगर किसी भी डिज़ीज़ को किसी कम्युनिटी से इरेडिकेट करने के लिए हम इन तीनों मेथड्स को एक ही वक्त पे इस्तेमाल करें, यानी अवेयरनेस भी दें लोगों को, वैक्सीनेट भी करें लोगों को और उसके लिए इलाज भी, जैसे आजकल कोरोना के लिए हो रहा है, पूरी दुनिया जो है वो लोगों को अवेयरनेस भी दे रही है। एक्सक्यूज मी, वैक्सीन प्रिपेयर करने की भी जो है ना वो भरपूर कोशिशें पूरी दुनिया में जारी हैं। और फिर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो जैसे कुछ कह रहे हैं जी वो एक मलेरिया की जो दवाई है वो उसके लिए बड़ी मौसर है, कुछ लोग जो हैं वो इसको हर्ब्स के ज़रिए से, सना मक्की के ज़रिए से, ऑनियन के ज़रिए से, गार्लिक के ज़रिए से, बेशुमार तरीके के जो हैं वो दिए जा रहे हैं। अगर हम इन सारे मेथड्स को इस्तेमाल करें टू कम्बैट अ डिज़ीज़, किसी डिज़ीज़ का मुकाबला करने के लिए अगर ये तीनों मेथड इकट्ठे इस्तेमाल किए जाएँ सो दैट वी मे इरेडिकेट द डिज़ीज़ फ्रॉम द सोसाइटी, देन इट इज़ कॉल्ड IDM, इंटीग्रेटेड डिज़ीज़ मैनेजमेंट। यानी जब तीनों मेथड इकट्ठे इस्तेमाल किए जाएंगे तो ये जो भी अवेलेबल मेथड्स हैं, जो भी अवेलेबल तरीक़ेकार हैं किसी डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उन सब का इस्तेमाल जो है दैट इज़ कॉल्ड IDM। कुछ लोग इसको IMD भी कहते हैं, यानी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ डिज़ीज़ या इंटीग्रेटेड डिज़ीज़ मैनेजमेंट, IDM भी कहा जाता है इसको। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन। इसमें जो क्वेश्चन आपको, जैसे मैंने पहले आपसे कहा है, एक तो ये लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एड्स के लिए कौन कौन सी जो है ना वो एड्स से बचने के लिए कौन से एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। हमारी किताब में इसको डिटेल से लिखा गया है। वैक्सीनेशन की डेफिनेशन, इसको डिस्कवर किसने किया था, ये MCQs के तौर पे सवाल पूछा जा सकता है। इसमें जो जीन थेरापी है, कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, इसकी डेफिनेशन 12 बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुकी है, इसको आपने ज़रूर अपने ध्यान में रखना है। IDM या IMD, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़ और इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, ये सवाल भी कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है। सो प्लीज़ रीड योर बुक्स। आप लेसन, ये लेक्चर सुनने के बाद आपको अपनी किताब पढ़नी चाहिए, और अगर आपके जहन में कोई सवाल उठें तो कमेंट्स में आप सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।